जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने पिछले वीक टाइम पीरियड इन इकोनॉमिक्स को शुरू किया था। एक्चुअली हम लोगों ने शुरू किया था इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, तो वो मैंने आप लोगों को कुछ समझाया था, सप्लाई से रेलेवेंट इलास्टिसिटी भी बताई थी। टाइम पीरियड सॉरी, मैंने इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई नहीं बताया था। मैंने आप लोगों को लॉ ऑफ सप्लाई समझाया है, असम्पशंस और एक्सेप्शंस, और उसके बाद मैंने आप लोगों को चेंज इन सप्लाई वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई समझाया, एंड देन फिर टाइम पीरियड इन इकोनॉमिक्स। तो मैंने 3 टाइम पीरियड आपको बताए थे। एक मोमेंट्री टाइम पीरियड था जिसको हमने 1 डे कहा था या डेली कहा था, और फिर शॉर्ट रन और लॉन्ग रन पे बात कर रहे थे। तो मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की कोई एग्जैक्ट कैलेंडर पीरियड नहीं है हमारा, नो एग्जैक्ट कैलेंडर पीरियड। तो नो एग्जैक्ट कैलेंडर पीरियड। फिर शॉर्ट रन की मैंने एक डेफिनेशन आपको बताई थी कि अगर कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिक्स हों और कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल हों तो वो शॉर्ट रन होता है, और लॉन्ग रन में ये होता है कि तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, वेरिएबल। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिर मैंने ऐसे ही आपको थोड़े से बताए थे कि 4 होते हैं, एक लैंड, एक लेबर, एक कैपिटल और एक एंटरप्राइज। लैंड नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेबर ह्यूमन रिसोर्सेज है, कैपिटल मैन मेड रिसोर्सेज हैं, या इनको हम आर्टिफिशियल रिसोर्सेज भी कहते हैं, और फिर जो है वो एंटरप्राइज ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। यानी ये 2, लेबर और एंटरप्राइज जो हैं, ये 2 का ताल्लुक ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इसलिए पढ़ा कि इसके अंदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का वर्ड आया था लॉन्ग रन और शॉर्ट रन के अंदर। ये देखें, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों के अंदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का वर्ड आया था, इसलिए हम लोगों ने इसको पढ़ा था, लेकिन लिटिल बिट पढ़ा था, कुछ ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ा था। तो पहले थोड़ा सा मेरा ख्याल है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे बात कर लें, फिर हम आगे चलते हैं, क्योंकि अभी हमने शॉर्ट रन लॉन्ग रन को मज़ीद भी समझना है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में सबसे पहले लैंड है। तो लैंड की डेफिनेशन क्या है? लैंड की डेफिनेशन ये है कि लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्स, land is a natural resource which can be used for the production process। समझे? यानी लैंड वो नेचुरल रिसोर्स है जो प्रोडक्शन प्रोसेस के काम आता है। तो मैं ये लिख दूं कि लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स which can be used in production process। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो रेनफॉल है, रेनफॉल, क्या ये लैंड है? तो लैंड क्या होता है? लैंड के लिए 2 बातें ज़रूरी हैं। एक तो वो नेचुरल रिसोर्स होगा, और दूसरा वो यूज़ होगा किसमें? प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो रेनफॉल क्या एग्रीकल्चर के अंदर यूज़ होती है या नहीं होती? बारिशें चाहिए ना एग्रीकल्चर के लिए। तो फिर रेन को हम इकोनॉमिक्स में क्या कहेंगे? लैंड कहेंगे।
समझ आ गई। इसी तरीके से सनशाइन, सनशाइन क्या है? धूप है, इसको हम बारिश कहते हैं, इसको हम धूप कहते हैं। तो सनशाइन भी बहुत ज़रूरी है, सनशाइन अगर ना हो तो तब भी प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं होता। तो सनशाइन भी क्या है? लैंड है। अब पीस ऑफ अर्थ जो है, पीस ऑफ अर्थ, वो भी क्या है? लैंड है। अगर वो, क्योंकि पीस ऑफ अर्थ में दोनों कंडीशन, लैंड के लिए तो आपने दो चीज़ें देखनी है, एक तो नेचुरल रिसोर्स हो, नंबर टू वो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ होता है। तो ये जो पीस ऑफ अर्थ है, ये नेचुरल रिसोर्स है, हमने तो नहीं बनाया, अल्लाह ने बनाया है। और दूसरी चीज़ ये है कि वो जो पीस ऑफ अर्थ है वो प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए यूज़ होता है, तो इसलिए पीस ऑफ अर्थ भी क्या है? लैंड है। अच्छा, बिलो द क्रस्ट ऑफ द लैंड क्या है? मिनरल्स हैं। मिनरल्स में फॉर एग्जांपल कोल है, ठीक है ना जी। इसी तरीके से आयरन है, जो आपको ज़मीन के नीचे से मिलती हैं चीज़ें, मादनियात जो होती हैं, ठीक है ना, वो भी नेचुरल रिसोर्स है। पहली बात है, ये दो कंडीशन पूरी करनी है कि नेचुरल रिसोर्स है और प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ हो रही है, तो ये भी क्या है? दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड लैंड। इसका मतलब ये है कि जिससे आम बंदों से पूछें कि लैंड क्या है, तो वो सिर्फ इसको लैंड कहेगा, पीस ऑफ अर्थ। लेकिन इकोनॉमिक्स वाले जो लोग हैं वो लैंड के लिए क्या चूज़ करते हैं? नेचुरल रिसोर्स। All those natural resources which are used in the production process are called land। ये जहन में बिठा लें, ठीक है। तो वो नेचुरल रिसोर्स होगा और प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ होगा, ठीक। और लैंड इज़ अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर टू मैन। लैंड एक फ्री गिफ्ट है नेचर का मैन को, लेकिन मैन आगे फ्री नहीं देता। तो ये लैंड क्लियर हो गया। लैंड के लिए मैंने दो कंडीशंस बताई हैं, एक नेचुरल रिसोर्स होगा, दूसरा वो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ होगा। और ये मैंने आपको उनकी एग्जांपल्स भी दी हैं कुछ, ठीक हो गया जी। नंबर टू जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है? वो लेबर है। तो लेबर क्या है? लेबर इज़ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अगेन, लेबर क्या है? लेबर इज़ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और लेबर है क्या? तो लेबर किसको शो करता है? लेबर shows the labor shows the mental and physical, mental और physical exercise of human being which mental or physical exercise of the human being which, इसका मतलब ये हुआ कि एक तो मेंटल और फिजिकल एक्सरसाइज है, नंबर टू ह्यूमन बीइंग की है, तीसरी बात ये है कि ये जो मेंटल और फिजिकल एक्सरसाइज हो रही है विच इज़ यूज्ड फॉर, किस लिए हो रही है? विच इज़ यूज्ड फॉर सम material reward। Labor shows the mental or physical exercise of the human being that is done for the sake of material reward, that is done for the sake of some material reward। तो तीन बातें, तो एक के मेंटल और फिजिकल एक्सरसाइज ऑफ द ह्यूमन बीइंग,
मेंटल और फिजिकल एक्सरसाइज, नंबर 2 ह्यूमन बीइंग, और नंबर 3 मटेरियल रिवॉर्ड। अगर ये 3 बातें हों तो उसे हम लेबर कहते हैं। समझ आई बात? अब अगर देखें, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये क्या है? ये मेंटल एक्सरसाइज है। मेंटल एक्सरसाइज मीन्स ज़हनी काम, फिजिकल एक्सरसाइज मीन्स जिस्मानी काम। एक्सरसाइज का मतलब है काम। तो मेंटल मैं काम कर रहा हूँ और मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, 2 कंडीशन पूरी होगी। और मैं कोई आपकी मोहब्बत में नहीं कर रहा काम, मैं किस लिए कर रहा हूँ? विच इज़ डन फॉर द सेक ऑफ सम मटीरियल रिवॉर्ड, विच इज़, इसको ऐसे लिख रहे हैं, विच इज़ which is done for the sake of, which is done for the sake of some material reward, some material reward। तो ये मैं फॉर द सेक ऑफ मीन्स के वास्ते, फॉर द सेक ऑफ मटेरियल रिवॉर्ड, यानी मटेरियल रिवॉर्ड मीन्स कि या तो मुझे ICMAP इसके लिए कोई कैश देगा इस क्लास के बदले में, या फिर वो मुझे कोई गुड्स एंड सर्विसेज देगा। लेकिन एक रिवॉर्ड और भी तो हो सकता है, वो है मॉरल रिवॉर्ड। मुझे ये एक लेटर भेज दें कि शाबाश, बहुत अच्छी क्लास पढ़ाई है तुमने, बस शाबाश भी एक रिवॉर्ड है। लेकिन वो मटेरियल रिवॉर्ड नहीं है, वो मॉरल रिवॉर्ड है। तो हमने मॉरल रिवॉर्ड नहीं हमें चाहिए, वो भी चाहिए, लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर बता रहा हूँ। इकोनॉमिक्स में अगर आपने मुझे ये कहना है कि मैंने लेबर की है, तो फिर मुझे आपको मटेरियल रिवॉर्ड देना पड़ेगा, यानी कैश देना पड़ेगा या गुड्स एंड सर्विसेज देनी पड़ेंगी। तो तब मेरा जो ये मेंटल वर्क होगा ना, मेंटल एक्सरसाइज होगी, तब ये मेरी लेबर कहलाएगी। समझ आ गई बात? तो लेबर के लिए क्या ज़रूरी है? 3 कंडीशंस हैं। एक कि मेंटल और फिजिकल एक्सरसाइज होगी, यानी कुछ लोग ईंटें उठाते हैं तो वो इंसान हो, इसमें जानवर शामिल नहीं है। घोड़ा गधा भी बहुत काम करता है सारा दिन, लेकिन इसके लिए ज़रूरी क्या है? ह्यूमन बीइंग होना ज़रूरी है। और फिर वो मटेरियल रिवॉर्ड के लिए भी अम्मी भी बहुत काम करती है, बहन भी आपको बहुत काम करके देती है, बेगम भी करके देती होगी। इसका मतलब ये है कि वो सारा दिन आपके, फॉर एग्जांपल आपके लिए खाना बनाती है या कपड़े इस्त्री करती है, तो वो फिजिकल एक्सरसाइज तो कर रही है और इंसान भी है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेटिस्फैक्शन कर रही है, नॉट फॉर द मटेरियल रिवॉर्ड। 2 कंडीशन तो पूरी हो रही हैं। घर वाले जो काम करते हैं, लेकिन वो फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, मतलब, और ह्यूमन बीइंग भी हैं, लेकिन वो फॉर द सेक ऑफ मटेरियल रिवॉर्ड नहीं है। वो फॉर द सेक ऑफ क्या है? वो फॉर द सेक ऑफ सेटिस्फैक्शन है, फॉर द सेक ऑफ लव हो सकता है, वो आपसे प्यार करते हैं इसलिए आपका काम करके देते हैं। इसके अलावा और कोई वो नहीं है, वजह नहीं है। ठीक है, अब एक चीज़ और मैं समझा दूं। वो क्या? कि एक होता है लेबर, एक होता है लेबर, और एक होता है लेबरर, और एक होता है लेबरर। ज़रा देखें इनमें क्या फ़र्क। मैंने यहाँ पे लेबर लिखा है, ये क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि ये दोनों जो ऊपर लिखे हुए हैं, ये दोनों कहलाते हैं लेबर, और ये जो दोनों नीचे लिखे हुए हैं इसे पढ़ते हैं लेबरर, लेबरर। तो लेबर और लेबरर में फ़र्क है। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो ये है, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये नहीं है लेबर। ये इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि ये जो है ये USA में कहते हैं इस तरह से, ये UK में कहते हैं, लेकिन दोनों है एक ही चीज़। इसी तरीके से ये इसको मतलब लेबर कहेंगे और इसको भी लेबर कहेंगे, स्पेलिंग में बस फ़र्क है।
इसी तरीके से ये दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, ये दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन यूएसए में इसके स्पेलिंग ये है और यूके में इसके स्पेलिंग ये है। तो बात समझ आ गई। तो इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, लेबरर, लेबरर। वैसे इसका उर्दू में मतलब है मजदूर, और इसका उर्दू में मतलब अगर हम देखें तो इसका मतलब है मेहनत। समझ आ रही बात, दोनों का एक ही मतलब। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मेहनत है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेबर है, लेबर है, समझ रहे हैं ना, लेबर है। ये मैंने यहाँ पर ये LABOR ये वाला पहला वाला लिखा हुआ है, ये भी लिख दूं तो एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। लेकिन ये बात ज़हन में रखें कि जो इंसान है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, इंसान फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। इंसान का किया हुआ काम, चाहे वो ज़हनी काम है या जिस्मानी काम है, ये काम है इसका मतलब एक्सरसाइज का, और वो काम किसी मटेरियल रिवॉर्ड के लिए होगा, तो तब वो काम जो है, काम वो लेबर है और करने वाला लेबरर है। सो लेबरर प्रोवाइड्स लेबर। नहीं समझ आई बात, कोई भी इसमें से लिख दें, यानी LABORER लेबरर, या ये लिख दें LABOURER लेबरर, एक ही बात है। लेबरर प्रोवाइड्स लेबर, लेबर एक ही बात। तो लेबरर जो है वो लेबर प्रोवाइड करता है, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। लेकिन जो प्रोवाइड करने वाला है वो इंसान है, इंसान फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, बल्कि लेबरर जो है, लेबर जो है उसका काम जो है वो चाहिए, उस काम के लिए इंसान चाहिए इनडायरेक्टली। यानी मुझे, मेरी तो आपको ज़रूरत नहीं है, असल में तो आपको ज़रूरत इस चीज़ की है कि आपको इकोनॉमिक समझ में आ जाए, उसके लिए आपने मुझे लिया है कि जी आप आ जाएं, और उसके लिए हम आपको रिवॉर्ड दे देंगे, मटेरियल रिवॉर्ड दे देंगे। समझ आ गई। तो बट यू कांट सेपरेट द लेबर फ्रॉम द लेबरर। मैं ये कहूँ जी मैं आज आया हूँ तो मैं लेबर तो अपनी घर भूल आया, ऐसा नहीं कह सकता। लेबरर के साथ ही लेबर है, लेकिन लेबर चाहिए और लेबर के लिए लेबरर चाहिए, यानी काम चाहिए और काम के लिए काम वाला चाहिए या काम वाली चाहिए। तो काम क्या चाहिए, दो काम है, या ज़हनी काम करवाना है किसी से, या जिस्मानी काम है, ईंटें उठवा लें, घर की सफाई करवा लें, वगैरह वगैरह। या जिस तरह वकील है वो मेंटल एक्सरसाइज है, टीचर है मेंटल है, डॉक्टर है मेंटल एक्सरसाइज है। समझ रहे हैं ना। तो ये इनमें फ़र्क समझिए। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेबर है, लेबर, लेबर की प्रोनाउंसिएशन की स्पेलिंग ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये दोनों ठीक है, ये दोनों ठीक है। ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लेबर। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो लेबर के लिए क्या ज़रूरी है, तीन कंडीशंस। नंबर 1 मेंटल और फिजिकल एक्सरसाइज, नंबर 2 ह्यूमन बीइंग, नंबर 3 मटेरियल रिवॉर्ड। ये दो मैंने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन समझा दिए आपको, यानी लैंड समझा दिया और लेबर समझा दिया। ठीक है ना जी। अब तीसरा जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है, तीसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, थर्ड जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो है, थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है कैपिटल। कैपिटल, तो कैपिटल क्या है, ऑल मैन मेड, ऑल मैन मेड रिसोर्सेस, है ना, which are used in the production process। प्रोडक्शन प्रोसेस किसे कहते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज बनाने का जो अमल है, गुड्स एंड सर्विसेज बनाने में जो मैन मेड रिसोर्सेज यूज होते हैं, यानी आर्टिफिशियल रिसोर्सेज यूज होते हैं, वो रिसोर्सेज जो इंसान ने बनाए हुए हैं वो कैपिटल कहलाता है। जैसे अब एक ट्यूबलाइट है,
जो किसी फैक्ट्री के अंदर लगी हुई है वो इंसान ने बनाई है तो वो कैपिटल बन जाएगी। समझ गए? इसी तरीके से पंखा चल रहा है क्लासरूम के अंदर, तो क्लासरूम में क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हो रही है ना, किस चीज़ की नहीं हो रही बल्कि सर्विसेज की हो रही है। तो प्रोडक्शन जो होती है वो दो तरह की होती है। यानी एक प्रोडक्शन दो तरह की होती है, वैसे ही समझा रहा हूँ। प्रोडक्शन या गुड्स की होती है या सर्विसेज की होती है, बस ये दो हैं। तो कहीं पे पंखा बनता है, कहीं पे आप सर्विसेज ले रहे होते हैं। दोनों को प्रोडक्शन कहेंगे। जैसे एक क्लासरूम के अंदर जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, मदरसे के अंदर, कहीं पर भी, तो वहाँ पर भी प्रोडक्शन हो रही है, लेकिन किसकी हो रही है? सर्विसेज की। एक फैक्ट्री के अंदर टूथपेस्ट बन रही है तो वहाँ भी प्रोडक्शन हो रही है, लेकिन किसकी हो रही है? गुड्स की। तो प्रोडक्शन सिर्फ गुड्स की नहीं होती, प्रोडक्शन सर्विसेज की भी होती है। और इस प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर अगर कोई मैन मेड रिसोर्स यूज़ होता है तो उसे हम कैपिटल कहते हैं। जैसे मैंने आपको पंखे की एग्जांपल दी, ट्यूबलाइट की दी, प्लास है, पेचकस है, बहुत सारी जो इंसान की बनाई हुई चीज़ें हैं। इंसान की बनाई हुई चीज़ें इंसान ने भी कैसे बनाई है? वो भी अल्लाह ने उसको इतनी अकल दी है, इतनी उसको सलाहियत दी है अल्लाह ने, जिसकी वजह से वो बना रहा है। लेकिन बनाई इंसान ने है। अगर वो इंसानी बनी हुई चीज़ें प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ हों तो उन्हें क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। और चौथा जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो है एंटरप्राइज। एंटरप्राइज क्या है? इसका ताल्लुक भी ह्यूमन रिसोर्सेज से है। दो फैक्टर्स हैं जिनका ताल्लुक ह्यूमन रिसोर्सेज से, लेबर और ये जो चौथा फैक्टर है। चार फैक्टर्स इकोनॉमिक्स वाले कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी प्रोडक्शन अगर करनी है, कोई चीज़ प्रोड्यूस करनी है, कोई सर्विस प्रोड्यूस करनी है, तो आपको चार फैक्टर्स हैं। तो एंटरप्राइज क्या है? द स्किल of the human being to run the business। तो बिजनेस को चलाने की जो स्किल है इंसानों की, वो वो क्या है? वो एंटरप्राइज है। ये स्किल जो है, इस स्किल का नाम एंटरप्राइज। लेकिन वो स्किल किसकी? इंसानों की। किस तरह की स्किल? बिजनेस को रन करने की स्किल जो है वो एंटरप्राइज। नहीं समझ आएगा? बिजनेस को रन करने की जो है स्किल, उसे हम एंटरप्राइज कहते हैं। अब ये स्किल जिसके अंदर है, उस शख्स को, उस इंसान को कहेंगे एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर। और इसका मतलब ये हुआ कि एंटरप्रेन्योर कौन है? हु हैज़ द स्किल टू रन द बिजनेस, वो एंटरप्रेन्योर कहलाएगा। और उस स्किल का नाम है एंटरप्राइज जो उसके पास है। लेकिन ये भी ह्यूमन बीइंग है। तमाम ह्यूमन बीइंग के पास ये स्किल नहीं है ना। जिनके पास नहीं है वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे? वो लेबर के कैटेगरी में आएंगे, लेबरर की, सॉरी। और वो मेंटल और फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे। समझ गए हैं ना? लेकिन जो बिजनेस को रन करने की स्किल है वो क्या है? वो एंटरप्राइज। चार फैक्टर समझा दिए मैंने आपको। एक लैंड, एक लेबर, एक क्या है, क्या कहते हैं उसको, कैपिटल। तो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज, ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आप लोगों ने समझे हैं। यहाँ पे मैंने ये चारों बताए हैं आप लोगों को। तो इसका लेबर का ताल्लुक भी ह्यूमन रिसोर्सेज से है, लेबर का ताल्लुक भी ह्यूमन रिसोर्सेज से, और एंटरप्राइज का ताल्लुक भी ह्यूमन रिसोर्सेज है। लेकिन अब ये फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि ये वाले ह्यूमन रिसोर्स
वो हैं जो बिजनेस को रन कर सकते हैं, यानी एक कैप्टन है जहाज का, तो वो एंटरप्राइज में आएगा। सारे तो नहीं जहाज चला सकते ना, सबके पास तो नहीं है। बाकी तो मुसाफिर हैं, जो मुसाफिर हैं वो किस में आ जाएंगे, वो लेबर में आएंगे। यानी ये दोनों में अगर फर्क करें तो इनके पास बिजनेस को रन करने की स्किल नहीं है, इनके पास नहीं है स्किल, लेबरर के पास ये। लेकिन ये किस चीज़ की स्किल नहीं है, बिजनेस को रन करने की स्किल नहीं इनके पास है, ये इन इंसानों के पास है। ये बात समझ गए हैं? तो ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब चार फैक्टर्स अगर आपको समझ आए हैं तो यहाँ एक बात और भी समझिए कि ये चारों फैक्टर्स फ्री काम नहीं करते हैं। ये वैसे ही बता रहा हूँ आपको, ये चारों फैक्टर्स फ्री काम नहीं करते हैं, बल्कि वो पेमेंट लेते हैं। इनको कहते हैं, जो वो पेमेंट लेते हैं उससे कहते हैं फैक्टर प्राइसिंग। एक और चीज़ बता रहा हूँ, फैक्टर प्राइसिंग। जो लैंड का ऑनर होगा, जो लैंड प्रोवाइड करेगा, लैंड प्रोवाइड करेगा मतलब जो लैंड, जो नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा उसका वो मुआवजा लेगा, उसका मुआवजे को कहते हैं रेंट। सो रेंट इज द प्राइस ऑफ लैंड, इसलिए इसको कहते हैं फैक्टर प्राइसिंग। नंबर टू है लेबर। अब जो लेबर है वो जब कोई प्रोवाइड करेगा इंसान, तो उसका जो मुआवजा वो लेगा उसे कहेंगे वेज। उस फैक्टर की कीमत का नाम क्या है, वेज। इस तरह कैपिटल की प्राइस का क्या नाम है, कैपिटल की प्राइस का नाम है जी इंटरेस्ट, सूद जिसे कहते हैं। और एंटरप्राइज की प्राइस का नाम क्या है, प्रॉफिट। तो चार आपको, चारों फैक्टर्स की कीमतों के नाम भी बताएं या उनकी इनकम कह लीजिए। फैक्टर की कीमत या फैक्टर की इनकम का नाम फैक्टर प्राइसेस, या क्या कहेंगे, फैक्टर इनकम्स। तो आपसे पूछें व्हाट इज द प्राइस ऑफ लैंड, तो आप कहेंगे रेंट। व्हाट इज द प्राइस ऑफ लेबर, आप कहेंगे वेज। ये लेबर की प्राइस है, लेबरर की प्राइस नहीं है, यानी मजदूर की कीमत नहीं है, मजदूर के काम की कीमत है। काम क्या किया था उसने, मजदूर ने ज़हनी या जिस्मानी काम किया था। समझ आ रही? तो प्राइस ऑफ लेबरर नहीं है, प्राइस ऑफ लेबर है। तो प्राइस ऑफ लेबर इज वेज, प्राइस ऑफ कैपिटल इज इंटरेस्ट, प्राइस ऑफ एंटरप्राइज इज प्रॉफिट। ये एंटरप्रेन्योर की प्राइस नहीं है। एंटरप्रेन्योर तो बंदा है, एंटरप्राइज उसकी स्किल है जो वो प्रोवाइड कर रहा है ताकि बिजनेस को चला सके। तो प्रॉफिट उसकी प्राइस का नाम है या उसकी इनकम है। तो ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और चार ही उनकी कीमतें मैंने आपको समझाई हैं फैक्टर प्राइस। ठीक है, लेकिन ये सारा इसलिए समझाया कि आप लोगों को शॉर्ट रन और लॉन्ग रन समझाया जाए। तो आपको शॉर्ट रन में ये बताया था कि अगर अगर चार फैक्टर होते हैं ना, अगर उनमें से कुछ फिक्स हों और कुछ वेरिएबल हों तो शॉर्ट रन। अगर सारे ही वेरिएबल हों, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी लैंड लेबर कैपिटल वो वेरिएबल हों, तो ये लॉन्ग रन। ये तो मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको शॉर्ट रन की एक और डेफिनेशन, क्योंकि हम टॉपिक पढ़ रहे थे टाइम पीरियड इन इकोनॉमिक्स, तो उसमें ये कुछ लफ्ज़ आए थे, कुछ टर्म्स आई थी, तो वो मैंने समझाने की कोशिश की। क्योंकि उसमें आया था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो मैंने वो समझाया। लेकिन फैक्टर प्राइसिंग आपको मैंने एक्स्ट्रा समझाया, लेकिन ये काम आएगा आगे चलकर, दोबारा आएगा तो सही, लेकिन अभी समझ आ गई साथ ही इसके। अब शॉर्ट रन की एक डेफिनेशन रहती है, लॉन्ग रन की भी एक डेफिनेशन रहती है। तो शॉर्ट रन की डेफिनेशन पहली ये थी कि कुछ फैक्टर्स फिक्स थे, कुछ फैक्टर वेरिएबल थे। जैसे जैसे मैं अभी दूसरी डेफिनेशन समझाने से पहले एक बात और बताऊं, और एक बात और हम कर लें, वो ये कि मैं ये कहूँ कि फॉर एग्जांपल एक एक चीज़ और समझा रहा हूँ। हम ये कहें कि आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट्स। इसको
इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन यानी आउटपुट और इनपुट को, और आउटपुट को फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं क्यू। तो क्यू इज अ फंक्शन ऑफ, इनपुट्स कौन से होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं, ये जो 4 फैक्टर्स पढ़े थे आप लोगों ने, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं, इनको रिसोर्सेज भी कहते हैं, और इनको इनपुट्स भी कहते हैं। समझ आ गई? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये चारों जो हैं, इनको हम रिसोर्सेज भी कहते हैं और इनपुट्स भी कहते हैं। तो अब यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या इनपुट्स की जगह पे ये चारों आ सकते हैं ना, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज, ये चारों फैक्टर्स आ गए, ये इनपुट्स आ गए सारे, ये आउटपुट आ गई। अब देखें, मैं ये लिखता हूँ आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। ये एब्रीवेशन है, लैंड के लिए भी एल लिखा, लेबर के लिए भी एल, कैपिटल को के से डिनोट किया और एंटरप्राइज को हमने ई से डिनोट कर दिया, एंटरप्राइज। ठीक है ना जी, एंटरप्राइज। तो ये 4 फैक्टर्स। अब अगर मैं इस प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर, प्रोडक्शन फंक्शन क्या बता रहा है, प्रोडक्शन फंक्शन रिलेशनशिप बता रहा है बिटवीन इनपुट्स and outputs. Production function shows the technical relationship between inputs and outputs. तो Q का मतलब आउटपुट है। अब अगर आपसे पूछें कि ये प्रोडक्शन फंक्शन जिसमें 4 फैक्टर्स हैं, ये लॉन्ग रन का है या शॉर्ट रन है, ये तो आप देखें इसके ऊपर एल के ऊपर, दोनों एल के ऊपर, के ऊपर, ई के ऊपर कोई भी बार नहीं है। बार मीन्स कि हमने किसी को कांस्टेंट नहीं किया हुआ, तो ये फिर क्या बन जाएगा, ये लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन बन जाएगा, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। लेकिन अगर मैं यहाँ लिख दूँ आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, और लैंड को फिक्स कर दूँ, ये बार लगाने का मतलब फिक्स कर दूं, तो कुछ फैक्टर फिक्स हो गए या एटलीस्ट वन फैक्टर भी फिक्स हो गया, तो ये शॉर्ट रन का बन जाएगी कहानी। दिस इज शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। समझ आ गई बात? क्योंकि ये मैंने एक फैक्टर को फिक्स कर दिया, 2 कर दूं तब भी शॉर्ट रन है, क्योंकि शॉर्ट रन की डेफिनेशन में हमने कहा था कि सम फैक्टर्स, याद करें सम, ये शॉर्ट रन की डेफिनेशन लिखी है। शॉर्ट रन की डेफिनेशन में कहा था सम फैक्टर्स of production are fixed and some factors of production are variable। तो यहाँ पे देखें तो मैंने 2 फैक्टर्स को फिक्स कर दिया या एक कर दिया, कम से कम एक भी हो जाएगा तो शॉर्ट रन हो जाएगा। तो ये जिसमें कोई फिक्स नहीं किया, जिस पे बार नहीं लगाई, जैसे इस पे बार लगाई हुई है, इस पे बार लगाई हुई है, तो ये दोनों फिक्स हो गए, ये दोनों वेरिएबल हैं। तो जहाँ कुछ फिक्स होंगे कुछ वेरिएबल, एक भी फिक्स हो जाएगा तो शॉर्ट रन। समझ आ गई? तो ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, ये लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। लॉन्ग रन में हमने कहा था कि ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लॉन्ग रन इज अ टाइम पीरियड इन विच ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। इकोनॉमिक्स में आपको ये धोखा मिलेगा, तो कहेंगे 1 साल होता है शॉर्ट रन या 10 साल होता है या 5 साल होता है, तो आप कहें हमें नहीं पता, क्योंकि आपने तय किससे करना है, लेंथ ऑफ द टाइम पीरियड से नहीं करना, इकोनॉमिक्स में नहीं करना। इकोनॉमिक्स के अंदर एग्जैक्ट कैलेंडर पीरियड शॉर्ट रन और लॉन्ग रन को तय करने के लिए नहीं है। ये मैंने लिखा था, नो एग्जैक्ट कैलेंडर पीरियड, नहीं 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 बताना। किस तरह बताना है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को देखना है कि उसमें कितने आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं उनमें से है टोटल 4, हो सकता है किसी एक थ्योरी में 2 आ जाए, तो उन दोनों में से देखना है कि कोई फिक्स है। अगर फर्स्ट करें 2 बताता है थ्योरी के अंदर, ये तो जर्नल है ना, 4 तो टोटल होते हैं, लेकिन थ्योरी, किसी एक थ्योरी में 2 आ जाते हैं,
तो वो दो में से चेक कर लेना है कि दोनों अगर वेरिएबल हैं तो लॉन्ग रन, और दोनों में से कोई एक भी फिक्स है, एक भी फिक्स है तो शॉर्ट रन, दोनों फिक्स नहीं हो सकते। समझ आ गई बात? ये है स्टोरी जो मैंने आपको शॉर्ट रन की दोबारा बताई है और लॉन्ग रन की दोनों दोबारा बताई। अब इसकी एक एक डेफिनेशन रह गई थी, वो दोबारा पढ़ते हैं। शॉर्ट रन तो शॉर्ट रन की एक और डेफिनेशन है, शॉर्ट रन इज अ टाइम पीरियड in which new firms cannot enter the market, and old means existing, जो पहले से मौजूद हैं, firms cannot leave cannot cannot leave sorry cannot leave the market। ठीक है जी। न्यू firms cannot enter the market, old and existing firm cannot leave the market। समझ गए? इसका मतलब यह है, if the demand rises, supply can not be increased to the desired extent। ये है जी टोटल स्टोरी। अच्छा, अब यही डेफिनेशन जो इसकी दूसरी हमने लिखनी थी लॉन्ग रन की, यही लिख सकते हैं, लेकिन इसमें जो नॉट का वर्ड है, जहां जहां नॉट आ रहा है वो ख़त्म कर देंगे। जहां जहां नॉट आ रहा है, नॉट आपके सामने कहाँ कहाँ आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है नॉट, ये नॉट है, ठीक है ना जी। नॉट, अगर ये नॉट ख़त्म कर दें, यहाँ से नॉट ख़त्म कर दें, यहाँ से नॉट ख़त्म कर दें इसी में से, और इधर से भी नॉट ख़त्म कर दें, तो यहाँ दोबारा लिख लें आप लोग, कहाँ भला, इस जगह पे, ये यहाँ पे लिख लें, तो ये शॉर्ट रन के बजाय लॉन्ग रन बन जाएगा। ज़रा करें मेरी हेल्प। तो आप क्या कहेंगे कि लॉन्ग रन इज़ अ टाइम पीरियड इन विच न्यू फर्म्स कैन एंटर, है ना। न्यू फर्म्स कैन एंटर द मार्केट, कैन एंटर द मार्केट, और दूसरा क्या था, एंड ओल्ड existing firms can leave the market। सिर्फ नॉट खत्म कर दें, ठीक है। इफ डिमांड इंक्रीजेस, सप्लाई कैन बी, नॉट खत्म करना है, सप्लाई कैन बी इंक्रीज टू द डिजायर्ड एक्सटेंट। जितनी आप चाहते हो उतनी सप्लाई बढ़ाई जा सकती है। ये आप लोगों को दो दो डेफिनेशन समझा दी, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। ज़रा अब इसको मज़ीद समझते हैं। बहरहाल इसमें पहली ये थी, दूसरी डेफिनेशन समझानी है
उसमें ये बता रहे हैं कि शॉर्ट रन ऐसा। अच्छा, दूसरी भी समझाने से पहले एक चीज और भी समझा दूं कि इसमें एक लफ्ज आ रहा है फर्म्स। फर्म समझें क्या है पहले। फर्म किसे कहते हैं? फर्म की डेफिनेशन क्या है? फर्म किसे कहते हैं? फर्म क्या है? फर्म इज एन इकोनॉमिक organization firm is an economic organization which is independent which is independent to take the decisions of production and distribution of goods and services। इसका मतलब ये हुआ कि फर्म, फर्म क्या है? फर्म एक है। नंबर टू, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। और दूसरी तीसरी बात यह कि इंडिपेंडेंट है। किस किस में इंडिपेंडेंट है? डिसीजन करने में। किसके डिसीजन? प्रोडक्शन के और डिस्ट्रीब्यूशन के, गुड्स एंड सर्विसेज के। इसका मतलब ये हुआ कि फर्म एक है, एक होती है। नंबर टू, इकोनॉमिक होती है। इकोनॉमिक का मतलब ये है कि जो अल्लाह के वास्ते काम ना करे। इकोनॉमिक का मतलब ये है कि जो प्रॉफिट के लिए काम करे। समझ आ गई? अल्लाह के वास्ते नहीं। इकोनॉमिक का मतलब है कि जो प्रॉफिट के लिए काम करेगी, वो इकोनॉमिक है। और तीसरी चीज़ ये है कि वो इंडिपेंडेंट हो, कि वो जो चीज़ बनाना चाहे और जो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहे, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स भी और सर्विसेज की डिसीजंस की, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के डिसीजंस के अंदर वो इंडिपेंडेंट हो, जो मर्जी करे। अब आप आ जाइए इसकी एग्जांपल्स के ऊपर। तो कोलगेट जो टूथपेस्ट है, कंपनी जो है उसकी, क्या वो फर्म है? जी बिल्कुल, क्योंकि वो प्रॉफिट के लिए है, काम करती एक है, और उसकी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदार भी है, इंडिपेंडेंट भी है। इस तरह जीएफसी फैन है, तो जीएफसी फैन कंपनी जो है ये इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, एक है, इंडिपेंडेंट है प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के वाले से, तो वो फर्म कहेगी इकोनॉमिक्स में, उसे फर्म कहेंगे उसको। इस तरह एक, फॉर एग्जांपल, एक दही बड़े वाला रेडी वाला दही बड़े लगाए हुए हैं, वो आपके यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ा है, कॉलेज के बाहर खड़ा है, स्कूल के बाहर खड़ा है, क्या वो फर्म है ना? वो भी फर्म है, क्योंकि वो एक है फर्म, दही बड़े वाला, और वो पैसे और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, यानी प्रॉफिट के लिए खड़ा है, प्रॉफिट कमाने के लिए, और इंडिपेंडेंट है, जितनी चाहे मर्जी बेचे और जितनी मर्जी डिस्ट्रीब्यूट करे। तो वो दही बड़े वाला रेडी वाला भी फर्म है। एक सिटी हॉस्पिटल है, आगा खान हॉस्पिटल है, न्यू हॉस्पिटल है, फॉर एग्जांपल। तो सिटी हॉस्पिटल की बात करें, या आगा खान है जो प्राइवेट है, अगर तो वो पैसे के लिए काम कर रहे हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए काम कर रहे हैं, तो वो भी क्या है? फर्म है। तो फर्म समझ आ गई? फर्म क्लियर हो गया? तो एक और चलें टर्म बता दूं, प्लांट। प्लांट भी होता है। प्लांट का मतलब ये है द फिजिकल एस्टेब्लिशमेंट which a firm owns or operates। फिजिकल एस्टेब्लिशमेंट, फॉर एग्जांपल, जिसे आप फैक्ट्री कहते हैं,
फैक्ट्री, प्लांट और फैक्ट्री का फिजिकल एस्टेब्लिशमेंट, जैसे एक फर्म है, उसके बाहर लिखा हुआ है XYZ फर्म, तो XYZ तो फर्म है, लेकिन ये जो उसकी ये बाउंड्री है फिजिकल एस्टेब्लिशमेंट, उसके अंदर ये कमरे हैं और पूरी फैक्ट्री है, ये प्लांट है जिसको वो फर्म ओन करती है, उसकी मालिक है या उसको ऑपरेट करती है। ये सारी बिल्डिंग जो है ये फिजिकल एस्टेब्लिशमेंट है और उसको फैक्ट्री कहते हैं या प्लांट कहते हैं, और फर्म उसकी जो चलाने वाली है वो है XYZ। बात समझ आ गई? फिजिकल एस्टेब्लिशमेंट दैट अ फर्म ओन्स, जिसकी वो मालिक होती है या मालिक ना हो तो किराए पे होगी बिल्डिंग, वो ऑपरेट करती है, उसमें मशीनें भी पड़ी हुई हैं, चीज़ें पड़ी हुई हैं सारी, वो सारा उसकी प्लांट है। तो फर्म और प्लांट में फ़र्क समझ आ गया? फर्म प्लांट को ओन करती है, ऑपरेट करती है। फर्म क्या है? जो एक होती है और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी प्रॉफिट के लिए काम करती है, और इंडिपेंडेंट होती है प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन। एक चीज़ और समझा दूँ, उसे कहते हैं इंडस्ट्री। ये आगे चलकर काम आएंगी, ये बेसिक टर्म्स हैं। फर्म, प्लांट, इंडस्ट्री में फ़र्क है। इंडस्ट्री किसे कहते हैं? इंडस्ट्री कहते हैं मोर देन वन फर्म्स, मोर देन वन फर्म्स, more than one firms producing the homogeneous, homogeneous का मतलब है सिमिलर, सिमिलर प्रोडक्ट्स। एक से ज़्यादा फर्म अगर एक जैसी चीज़ें बना रही हों तो उसे इंडस्ट्री कहते हैं। ये ज़हन में आ गई बात? मतलब जैसे हम कहें पाकिस्तान की टायर इंडस्ट्री, टायर, तो टायर जो गाड़ियों में चलते हैं, तो वो एक से उसमें पाकिस्तान की टायर इंडस्ट्री में कितनी फर्म्स हैं? तो आप कहेंगे पाकिस्तान की टायर इंडस्ट्री में 20 फर्म्स हैं, क्योंकि उसमें एक से, इसलिए इंडस्ट्री बोल रहे हैं मोर देन वन फर्म्स हैं और एक जैसी चीज़ बना रहे हैं। इस तरह ये कहें कि पाकिस्तान में साबुन बनाने की इंडस्ट्री जो है उसमें कितनी फर्म्स हैं, तो आप बता देंगे जी इतनी फर्म्स हैं, 50 है, 40 हैं, 60 हैं। तो इंडस्ट्री के लिए दो बातें हैं, एक से ज़्यादा फर्म्स होंगी और एक जैसी चीज़ें बना रही होंगी। अब आप कहेंगे अगर एक से ज़्यादा फर्म्स हों और एक जैसी चीज़ें ना बना रही हैं तो फिर उसको मतलब फॉर एग्जांपल टीवी है, तो टीवी में 10 फर्म्स हैं टीवी बनाने वाली, लेकिन वो एक जैसी नहीं बना रही, कोई डिफरेंट किस्म के टेलीविज़न बना रहे हैं, तो उसको एक से ज़्यादा वाली शर्त तो पूरी हो गई, लेकिन एक जैसी चीज़ें बनाने वाली शर्त पूरी नहीं हुई, तो उसको फिर इंडस्ट्री नहीं कहते, फिर उसको कहते हैं प्रोडक्ट ग्रुप। ये ऐसे ही आपको कुछ टर्म्स मैंने बताई हैं। प्रोडक्ट ग्रुप, प्रोडक्ट का मतलब, प्रोडक्ट ग्रुप होता है मोर देन वन फर्म्स प्रोड्यूसिंग द डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, चलें वापस आ जाते हैं। ये मैंने असल चीज़ जो बतानी थी वो ये थी कि शॉर्ट टर्म की डेफिनेशन में हम ये कह रहे थे कि न्यू फर्म्स जहाँ पे ना आ सकें, कैन नॉट एंटर, और द मार्केट, और ओल्ड भी जाए नहीं, यानी टाइम पीरियड इतना नहीं होता जिसमें नई फर्म आ सके और ना ही ओल्ड फर्म जा सकती है मार्केट से, तो समझें शॉर्ट रन है। ठीक है, और अगर ऐसा है जिसमें नई फर्म्स आ नहीं सकती, पुरानी जा नहीं सकती मार्केट से, और इस दौरान आप उस चीज़, उसी फर्म की कमोडिटीज़ की डिमांड में इजाफा हो जाता है, तो सप्लाई कितनी बढ़ा लेंगे आप? एग्जिस्टिंग फर्म्स ही बढ़ाएंगे ना, तो सप्लाई बढ़ेगी तो सही, लेकिन जितना चाहते हैं, डिज़ायर्ड जितना हम कर रहे हैं, उतनी सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज। ये देखें, कैन नॉट बी इंक्रीज, सप्लाई उतनी नहीं बढ़ सकती क्योंकि नई फर्म नहीं आ रही ना। नई फर्म आती तो वो सप्लाई उतनी बढ़ा सकते। तो ओल्ड और एग्जिस्टिंग फर्म्स ही अगर एक शिफ्ट में काम कर रही होंगी तो वो सप्लाई, डिमांड के बढ़ने से सप्लाई तो बढ़ानी है ना उन्होंने, तो वो ओल्ड फर्म्स जो हैं वो
अपनी डबल शिफ्ट कर लेगी या 3 शिफ्ट में काम करना शुरू कर देगी, तो सप्लाई तो बढ़ाएंगे वो मिलकर, लेकिन वो इतनी नहीं बढ़ा सकते। ठीक हो गया। तो न्यू फर्म्स कैन नॉट, लेकिन लॉन्ग रन की डेफिनेशन यहाँ भी देखें, कोई कोई एग्जैक्ट टाइम पीरियड नहीं आ रहा, आपने सिचुएशन में देखना है कि नई फर्म एंटर हो रही है, नहीं हो रही, तो आपने कहना शॉर्ट रन। पुरानी जा रही है, नहीं जा रही, तो आप कहेंगे शॉर्ट रन। उसके बाद तीसरी बात, लॉन्ग रन में जब आप आएंगे तो आप कहेंगे नई फर्म्स एंटर हो रही हैं, जहां आपको नजर आएगा नई फर्म एंटर हो रही है तो आप कहेंगे लॉन्ग रन। और ओल्ड और एग्जिस्टिंग फर्म भी जा सकती हैं मार्केट को छोड़ के। मार्केट को जाना, छोड़कर जाने का क्या मतलब है? कौन जाता है छोड़ के मार्केट? जो लॉस में होता है। और नई फर्म क्यों आना चाहती है मार्केट में? जिनको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नजर आ रहा होता है। तो आने की भी कोई एक बेस होती है और जाने की भी एक बेस होती है। आने की जो बेस है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, और जाने की जो बेस है वो लॉस है। समझ आ गई? तो नई फर्म्स अगर आ रही हो और पुरानी जाना चाहें तो जा सकती हो, तो उसे हम लॉन्ग रन कहेंगे। तो इस दौरान अगर डिमांड में इजाफा हो जाए तो फिर सप्लाई जितनी चाहें बढ़ा लें आप डिज़ायर्ड एक्सटेंट तक, क्योंकि नई फर्म भी आ रही हैं। तो नई फर्म के आने की वजह से सप्लाई डिमांड बढ़ भी जाती है आप उन चीज़ों की, तो नई फर्म्स आके उन उन डिमांड को पूरी कर लेंगी और सप्लाई को बढ़ाया जा सकता है जितना आप चाहते हैं। पुरानी जाती है तो चली जाए, नई तो आ रही है ना। तो अब आपको शॉर्ट रन और लॉन्ग रन क्लियर हो गया कि नहीं? तो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन मैंने आपको ये बताया है। अब इसको दो दो डेफिनेशन आपको समझाइए कि दोबारा से मैं इसको शॉर्ट रन लॉन्ग रन दोबारा से बता दूं कि शॉर्ट रन क्या होगा और लॉन्ग रन क्या होगा। शॉर्ट रन में ये होता है नो एंट्री, नो एग्जिट ऑफ द फर्म्स। लॉन्ग रन में क्या होता है? एंट्री भी हो सकती है, एग्जिट भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। समझ गए? ये यानी ये निशानियां हैं। जहाँ पर नो एंट्री होगी, नो एग्जिट होगा तो उसे शॉर्ट रन कहेंगे। एंट्री हो रही होगी और एग्जिट हो रहा होगा तो उसे हम लॉन्ग रन कहेंगे। ये उसके अलावा डेफिनेशन क्या है कि सम या एट लीस्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज फिक्स्ड, तो ये शॉर्ट रन। और लॉन्ग रन में ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, सारे चेंज होंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो ये शॉर्ट रन लॉन्ग रन को पहचान करने की ये निशानियां हैं। समझ गए? समझ गए? तो अब मैं दोबारा पूछता हूँ आपसे क्वेश्चन कि जी शॉर्ट रन 1 साल का होता है, 5 साल का, या 10 साल का? तो आपका जवाब क्या होगा? आप कहेंगे हमें नहीं पता, क्योंकि आपने शॉर्ट रन लॉन्ग रन के लिए 3 कंडीशन में से चेक करना है। वो 3 कंडीशन तो ना आ ही नहीं रही हैं, जो मैंने सवाल पूछा उसमें ये 3 बातें नहीं आ रही। तो आप कहेंगे हमें नहीं पता, नहीं जवाब दे सकते, इकोनॉमिक्स में नहीं बता सकते, क्योंकि मैंने कहा कि नो एग्जैक्ट कैलेंडर पीरियड। तो ये बात क्लियर होगी ना आपको? अब एक और एग्जांपल मैं देता हूँ शॉर्ट रन लॉन्ग रन की। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि बताइए इस वक्त पाकिस्तान की फैन इंडस्ट्री का शॉर्ट रन है या लॉन्ग रन? तो आप क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे सवाल क्लियर नहीं है, क्योंकि मैंने कहा इस वक्त। इस वक्त का क्या मतलब है? तो आप कहेंगे सवाल दोबारा से करें। तो मैं कहता हूँ चलो मैं ज़रा क्लियर कर देता हूँ कि 2000 से लेके 2001, 2002, चलते 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 2020 तक, चलें बता दें, पाकिस्तान की फैन इंडस्ट्री का शॉर्ट रन है या लॉन्ग रन है, ये ईयर्स लिखे हैं। तो आप अभी भी नहीं बता सकते। वैसे अकाउंटिंग वाले कहेंगे लॉन्ग रन है, लेकिन इकोनॉमिक्स वाले कहेंगे हमें नहीं पता, क्योंकि हमें क्या पता शॉर्ट रन है या लॉन्ग रन है। 2000 कैसे पता चलेगा? आप कहेंगे अच्छा ऐसे बताएं
फैन इंडस्ट्री का पूछ रहे हैं तो नंबर ऑफ द फर्म्स बताएं, और सवाल कुछ बताएं तो बता देंगे। तो मैं कहता हूँ नंबर ऑफ द फर्म्स पाकिस्तान की फ़ैन इंडस्ट्री में 2000 में वो थी 100 फर्म्स। अच्छा, फिर आप पूछते हैं अच्छा चलें ये बताएं 2001 में कितनी थी, मैं कहता हूँ 100। आप कहते हैं 2002 में, मैं कहता हूँ 100। मैं कहता हूँ 2020 तक 100 ही रही। तो न्यू फर्म्स एंटर हुई नहीं, कोई इनमें से छोड़ के गई नहीं। तो आप कहेंगे ये 20 साल इस इस एग्जाम्पल के अंदर, न्यू नो एंट्री नो एग्जिट है, नो एंट्री नो एग्जिट है। तो ये क्या है, ये शॉर्ट रन है। बात समझ आ गई, ये शॉर्ट रन की एग्जाम्पल है, ये शॉर्ट रन है। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर मैं कहता हूँ 2000 में 100 फर्म थी, 2001 में 90 हो गई, तो ये लॉन्ग रन है। 2000 से लेके 2001 तक क्या होगा, लॉन्ग रन। समझ आ रही बात कि नहीं। फिर मैं कहता हूँ 80 हो गई, फिर ये कम बेश होते होते कोई 120 हो गई। तो आप देखें तो ये एंट्री एग्जिट हो रहा है इसके अंदर। तो ये वाली एग्जांपल क्या होगी, ये नंबर ऑफ द फर्म्स ही हैं। लेकिन ये वाली इसमें क्या हो रहा है, इसके अंदर एंट्री भी हो रही है। ये देखें ना, 100 से 120 हुई हैं, तो 100 से 120 होने का मतलब है कि एंट्री हुई है और एग्जिट भी हुआ है, यानी 90 हो जाती है, 80 हो जाती है, कहीं इसमें दरमियान में भी डाटा होगा। तो इसमें ये क्यों लॉन्ग रन है, ये वाला डाटा क्यों लॉन्ग रन है, क्योंकि इसमें एंट्री या एग्जिट हो रहा है। ये क्यों शॉर्ट रन है, क्योंकि इसमें ना तो एंट्री है ना एग्जिट है, सेम नंबर ऑफ द फर्म्स। अभी भी समझ नहीं आई आपको कि लॉन्ग रन और शॉर्ट रन में सिर्फ सालों को देख के नहीं बताना कि कितने साल हैं। ये मैंने कंडीशन समझाई हैं, इनको समझना है, इनको समझना है, फिर आप शॉर्ट रन लॉन्ग रन इकोनॉमिक्स में बता सकते हैं। और मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि इकोनॉमिक्स की स्टोरी, इकोनॉमिक्स की जो टर्मिनोलॉजी है वो काउंटिंग में नहीं यूज़ करनी, काउंटिंग में वाली इकोनॉमिक्स में नहीं यूज़ करनी। हो सकता है काउंटिंग वालों ने शॉर्ट रन लॉन्ग रन की जो आपको डेफिनेशन बताई है वो उधर ही लिखनी है, इकोनॉमिक्स वालों ने जो बताई है वो उधर लिखनी है। तो ये समझ आ गई बात आपको। तो मैंने आपको टाइम पीरियड समझाए हैं। अब आ जाइए, अब आ जाइए, आज हम बुक से भी मैं बताऊंगा आपको कि ये चीज़ें कहाँ पे हैं। लोगों को ये मसला आ रहा है कि बुक में कहाँ ये चीज़ें, हमें तो नज़र नहीं आ रही। तो वो मैं आपको आज दिखाता हूँ कि कहाँ पे हैं ये किताब में, ताकि ये मसला भी हल हो जाए। ठीक है, अभी करते हैं। लेकिन अब अगला टॉपिक शुरू करने से पहले 1 मिनट मैं आपको शुरू करवाता हूँ। जी, नेक्स्ट टॉपिक जो हम शुरू कर रहे हैं वो सिंपल सा है। उसमें हम बात करते हैं इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पे बात करते हैं। तो ये तो आप लोगों को पहले से ही पता है। एक्चुअली जो आपके सिलेबस में है ना इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, वो डिमांड में तो हमने पढ़ा था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, 3 पढ़ी थी। यहाँ पे सिर्फ प्राइस पढ़नी है, यहाँ पर एक ही पढ़नी है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। और वो वही है जो पहले आप पढ़ आए हैं। उसमें क्या है कि इलास्टिसिटी का फार्मूला आपको आता है चेंज इन क्यू ओवर चेंज इन पी इनटू पी ओवर क्यू। डिमांड के चैप्टर में क्यू का मतलब क्यूडी था, और यहाँ सप्लाई के इस सेक्शन के अंदर क्यू का मतलब क्यू एस हो जाएगा। बस बात वही है बाकी। तो ये मेरा ख्याल है इस पर हमें टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। आप इलास्टिसिटी का फार्मूला बस लगाएंगे और आप इलास्टिसिटीज कैलकुलेट कर सकते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो बाकी एक आपको फार्मूला वो भी आता है
क्या बोला कि परसेंटेज चेंज इन QS ओवर परसेंटेज चेंज इन P, ये वही फार्मूला, या फिर इलास्टिसिटी, ये प्राइस इलास्टिसिटी है सारी सप्लाई की, पढ़नी यही है सिर्फ। वो क्या थी भला कि proportionate change in Q means QS, और proportionate change in P। तो ये वही फार्मूले हैं जो आपने पहले पढ़े हुए हैं सिंपली, और कुछ भी नहीं। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपको पहले से ही पता है, तो आप उसकी डेफिनेशन क्या करेंगे कि proportion elasticity of supply shows the proportionate change in Q ड्यू टू द प्रोपोर्शनेट चेंज इन P। बस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वही है, इसमें सिर्फ फार्मूले आने चाहिए आपको, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं इसके अंदर, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के अंदर, कि इसमें डिग्रीज भी वही हैं। तो डिग्रीज क्या हैं? डिग्रीज वही जो आप लोगों ने उधर पढ़ी थी, डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो 1 भी हो सकती है, ग्रेटर देन 1 भी, लेस देन 1 भी, 0 भी, और इन्फिनिटी। वही स्टोरी है सेम, कोई उसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। तो ये डिग्रीज वही हैं। तो इसमें ये है कि ये दोनों एक्सट्रीम केसेस हैं, ये नॉर्मल केसेस हैं 3, ये नॉर्मल केसेस हैं, ये वही जो मैंने जो अपने डिमांड के चैप्टर में पढ़ा था, ये नॉर्मल केसेस हैं, ये एक्सट्रीम केसेस हैं। इस पर मज़ीद डिटेल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको और बता दूं कि लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर हम लोगों ने सप्लाई कर्व पढ़ा था ना। तो सप्लाई कर्व कैसा होता है? लेफ्ट टू राइट अपवर्ड होता है। तो ये सप्लाई कर्व है, ठीक है जी। ये सप्लाई कर्व के बाद ये प्राइस, ये 0, एक ये सप्लाई कर्व है, ये भी सप्लाई कर्व है, और ये भी सप्लाई कर्व। तो तीनों में क्या है? तीनों में पॉजिटिवली स्लोप्ड है। ये तीनों क्या हैं? ये तीनों पॉजिटिव स्लोप्ड हैं। पॉजिटिव स्लोप क्या होता है? लेफ्ट टू राइट अपवर्ड। तो ये भी सप्लाई कर्व है, ये भी सप्लाई कर्व है, ये भी सप्लाई कर्व है, तीनों सप्लाई कर्व, तीनों में लेफ्ट टू राइट अपवर्ड अब सप्लाई कर्व जा रहा है, ठीक है ना। इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि ये इक्वल टू 1 है, ये ग्रेटर देन 1 है, और ये क्या है? लेस देन 1। क्यों भला? क्योंकि आप इस पे कोई पॉइंट ले लें, आपको नज़र आ जाएगा कि जितनी तब्दीली इधर आएगी, दोनों तरफ जो चेंज है वो बराबर आता है। इधर जब आप यहाँ देखेंगे तो इधर चेंज ज़्यादा आएगा, इधर चेंज ये देखें थोड़ा आएगा। इधर इधर देखेंगे तो इधर क्या होगा? ये 2 पॉइंट्स आप ले लें तो यहाँ पर इधर तब्दीली ज़्यादा आएगी, इधर तब्दीली कम आएगी, ठीक है ना। जब सप्लाई में तब्दीली ज़्यादा आएगी, ये देखें, जब तब्दीली ज़्यादा आएगी तो वो मोर इलास्टिक, जब कम आएगी सप्लाई में तब्दीली तो लेस इलास्टिक, जब इक्वल आएगी जितनी उसमें जितनी उतनी इसमें तो इक्वल इलास्टिक। तो ये है जी स्टोरी। लेकिन आप मज़ीद इसको समझते हैं, मज़ीद क्या समझते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई with respect to टाइम पीरियड। अब आपको पता चला होगा कि मैंने टाइम पीरियड क्यों पढ़ाए थे, इसीलिए पढ़ाए थे। वही, कितने टाइम पीरियड पढ़ाए थे याद? 3। कौन कौन से? एक मैंने आपको बताया था
मोमेंट्री टाइम पीरियड, ये देखें मोमेंट्री, ये टाइम पीरियड इन इकोनॉमिक्स। मोमेंट्री टाइम पीरियड एक शॉर्ट रन और एक लॉन्ग रन, ठीक है, ये फिर मैंने इसलिए पढ़ाया था। अब आप ये तीनों टाइम पीरियड हम इसको देखते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखें कि इसमें पहला है, जैसे ये देखें, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी सप्लाई, और फर्ज करें सप्लाई कर्व जो है वो वर्टिकल हो जाता है, दिस इज सप्लाई कर्व। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे आ जाएं, आप यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे आ जाएं, ए पॉइंट पे, बी पर या सी पर, तीनों पॉइंट्स पर आप चेक करें तो आपको नज़र आएगा कि क्या हो रहा है। प्राइस 5 रुपये से 10 हो जाती है, 10 से 15 हो जाती है, लेकिन सेलर सप्लाई चेंज नहीं करता। 5 रुपये कीमत पे भी वो 100 चीज़ें ऑफ़र करता है बेचने के लिए, 10 रुपये कीमत पे भी वो 100 चीज़ें ऑफ़र करता है बेचने के लिए, और 15 पे भी वो 100 चीज़ें ही ऑफ़र करता है। तो तीनों पॉइंट्स के ऊपर प्राइस के चेंज होने से सप्लाई चेंज नहीं हो रही। तो ये जो सिचुएशन है इसको हम कहते हैं परफेक्टली, ये पहले भी बताया था डिमांड के चैप्टर में, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई कर्व। तो परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई कर्व, या इसे कहते हैं वर्टिकल सप्लाई कर्व। अच्छा, ऐसी सप्लाई किन चीज़ों के लिए होती है? ऐसी सप्लाई पेरिशेबल गुड्स के लिए होती है। पेरिशेबल वो होती हैं जो गल सड़ जाने वाली या ख़राब हो जाने वाली होती हैं, जल्दी ख़राब हो जाती हैं। वो कौन सी होती हैं? जैसे वेजिटेबल है, फ्रूट हैं, मिल्क है, अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही? सर माइक ऑन कर लें, आपका माइक ऑफ हुआ बस। स्क्रीन शेयर हो रही है? शेयर कर दें, अभी शेयर नहीं हुई। जी ठीक है जी, अब स्क्रीन शेयर जी हो हो रही? जी सर, हो गई है सर। अच्छा जी ठीक है। आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो ये मैं आपको बता रहा था कि किन गुड्स के लिए ये सप्लाई कर्व होता है। ये सप्लाई कर्व जो होता है ये पेरिशेबल गुड्स के लिए होता है, जैसे सब्जियां, फल, दूध, गोश्त, है ना, मीट, है ना, जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, आइस एट्सेट्रा, और भी चीज़ें हो सकती हैं।
इनकी इस सप्लाई कर्व का ताल्लुक जो है वो एक्चुअली मोमेंट्री होता है, मोमेंट्री टाइम पीरियड। मोमेंट्री टाइम पीरियड आपको याद है ना, हमने किसको कहा था, इसको मोमेंट्री टाइम पीरियड भी कहते हैं, इसको मार्केट टाइम पीरियड भी कहते हैं, मार्केट टाइम पीरियड भी कहते हैं, जो 24 घंटे का होता है, 1 डे जिसे कहते हैं। तो इन सब आपने नोटिस किया होगा कि वेजिटेबल की मार्केट डेली मार्केट होती है, इसे मोमेंट्री या इसे क्या कहते हैं, डेली मार्केट। इनकी सप्लाई रोज आती है, गोश्त रोज आता है, सब्जी रोज आती है, फल रोज आता है, वेजिटेबल्स रोज आती हैं। तो ये एक दिन में आती हैं, रोज 24 घंटे की मार्केट होती है, या 1 डे जिसे कहते हैं, या मोमेंट्री टाइम पीरियड कहते हैं, या मार्केट टाइम पीरियड कहते हैं, या डेली मार्केट कहते हैं, ये एक ही चीज़ है। इनकी सप्लाई इसलिए फिक्स होती है, फिक्स सप्लाई या वर्टिकल होती है, जो कि बता रहे हैं कि एक दिन के अंदर अगर 100 किलो टमाटर आ गए हैं तो उसकी कीमत 5 से 10 रुपए किलो भी हो जाए तो 100 से नहीं बढ़ा सकते, बढ़ेगी सप्लाई, लेकिन अगले दिन वो सप्लाई आएगी। ये आज 100 ही रहने हैं, और कीमत अगर 10 से 15 हो जाए तो तब भी ये 100 किलो ही टमाटर जो सप्लाई है वो रहनी है। समझ आ रही, इसलिए सप्लाई चेंज नहीं होगी। और अगर फर्ज करें कि कीमत 15 से 10 हो जाती है, या 10 से 5 हो जाती है, तब भी सप्लाई कम नहीं हो सकती कि आप कहें जी कीमत कम हो गई है और टमाटर वापस लगा दें जाके, ऐसा नहीं हो सकता। तो सप्लाई फिक्स रहेगी, उसकी सप्लाई में चेंज नहीं आता। और जब आप इसकी इलास्टिसिटी कैलकुलेट करेंगे, आपने करनी है इसकी इलास्टिसिटी, तो आप देखेंगे कि इसकी इलास्टिसिटी क्या आएगी, ज़ीरो। क्यों ज़ीरो? क्योंकि प्राइसेस के चेंज होने के बावजूद भी सप्लाई में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो सप्लाई ज़ीरो इलास्टिक होगी ना, सप्लाई रिमेन्स द सेम। तो ये क्लियर होगी बात आपको। तो ये सारे चीज़ें आपकी, ज़ाहिर सी बात है एमसीक्यूज़ में ये अगर कॉन्सेप्ट ये समझ आता है, एमसीक्यूज़ में किसी भी हवाले से पूछा जाता है, क्योंकि आपका पेपर सारा एमसीक्यूज़ टाइप ही है ना, तो आप बता सकते हैं उसको। अच्छा, उसके बाद ये पहला था टाइम पीरियड जिसे हम मोमेंट्री टाइम पीरियड कहते हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो है वो ये है, दूसरा दूसरा क्या है, दूसरा है और तीसरा क्या है, ये देखें। ये अभी मैंने बताया कि अगर ये दो ग्राफ में हम लेस और मोर समझते हैं, ये देखें, इसको मैं वाइंड अप जल्दी करूँगा क्योंकि मैंने आपको बुक से भी आज बताना है। तो ये देखें, ये सप्लाई कर्व देखें, ये सप्लाई कर्व और ये सप्लाई कर्व देखें, ज़रा नोटिस करें कि ये जो सप्लाई कर्व है इसकी टेंडेंसी पहले वाले की वो एक्स एक्सिस की तरफ है, सप्लाई की तरफ है, तो ये मोर इलास्टिक है, मोर इलास्टिक है सप्लाई। और ये कौन सी है, ये लेस इलास्टिक है, लेस इलास्टिक सप्लाई है। इसकी पहचान ये है कि अगर आप इसको एक्सटेंड करते हैं, इस सप्लाई कर्व को देखें, मैं एक्सटेंड करके दिखा रहा हूँ, करना नहीं है आपने, तो ये वाई एक्सिस को काट के जाएगा। और यानी मोर इलास्टिक सप्लाई कर्व की पहचान आपने ये देखनी है, सिर्फ सप्लाई कर्व में बता रहा हूँ, एक्सटेंड करें तो वो वाई एक्सिस को यानी प्राइस एक्सिस को काट के जाएगा। और अगर इस सप्लाई कर्व को एक्सटेंड करें तो ये एक्स एक्सिस को काट के जा रहा है, ये देखें। तो जो एक्स एक्सिस को काट के जाए यानी ये वाला, तो वो लेस इलास्टिक, और जो वाई एक्सिस को काट के जाए वो मोर इलास्टिक। और अगर एक और बना लें, थर्ड वन, लेकिन है तीनों सप्लाई कर्व, ये सप्लाई कर्व है, ये भी सप्लाई कर्व है, लेकिन इसमें देखें अगर इसको एक्सटेंड करें तो ये ओरिजिन में से पास करता है, ये देखें, इस पासिस थ्रू द ओरिजिन। तो जो ओरिजिन में से पास करेगा
वो क्या होगा, वो इक्वल इलास्टिक होगा। अब आपने पहचान कर लेनी है इसकी कि जो जीरो में से पास करे, ये आंखों से ऐसे एक्सटेंड करके देख लेना है, ठीक है ना, इमेजिन करना है, तो आपको पता चल जाएगा ये जीरो में से कर रहा है, ये इक्वल इलास्टिक है। ये एक्स एक्सिस को काट के जा रहा है, ये देखें, तो ये लेस इलास्टिक है। जो वाई एक्सिस को काट के जाएगा वो क्या है, वो मोर इलास्टिक है। ये पहचान है। और दूसरा मैंने एक और बात भी समझाई हुई थी कि जिस कर्व की टेंडेंसी जिस एक्सिस की तरफ ज़्यादा होती है, तब्दीली उधर ही ज़्यादा आती है। तो इसकी टेंडेंसी देखें तो ये इस तरफ है ज़्यादा, इसकी टेंडेंसी इस तरफ है ज़्यादा, इसकी टेंडेंसी बिल्कुल मिड में, ये 45 डिग्री पे बना हुआ है। तो 45 डिग्री पे जो बना होगा वो इक्वल इलास्टिक होगा। तो ये क्लियर होगी, निशानियाँ समझ आ गई आपको। तो मोर इलास्टिक सप्लाई फ्लैटर है, ये जो है ये स्टीपर है, ये जो है ये 45 डिग्री पे बना हुआ है, ठीक है जी। ये ग्रेटर देन 1 है, ये क्या है, ये लेस देन 1 है, और ये क्या है, इक्वल टू 1 है। तो ये 3 डिग्री ये आ गई, ज़ीरो इलास्टिक ये आ गया, एक रह गया पीछे इधर, और वो कौन सा है, इन्फिनिट इलास्टिक। इन्फिनिट इलास्टिक में सप्लाई कर्व कैसा होगा, हॉरिजेंटल, ये ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसमें इलास्टिसिटी क्या आएगी, इन्फिनिटी। अब आप इस पे चेक कर लीजिएगा, फॉर एग्जांपल ये 50 रुपये है। अब इनके ऊपर आप डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर आप सप्लाई चेक कर लें और इसकी इलास्टिसिटी कैलकुलेट करें। फार्मूला मेथड आपको आता है। तो ये फर्स्ट करें 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो आप चेक करेंगे ए से बी भी इन्फिनिटी आएगी, बी से सी भी इन्फिनिटी, ये चेक करके मुझे बताना है आपको। तो इसका मतलब ये आपका इन्फिनिट इलास्टिक सप्लाई है या सप्लाई कर्व है, ठीक है। और इसको हॉरिजेंटल सप्लाई कर्व कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं पहला, इसको वर्टिकल सप्लाई कर्व कहते हैं, जो ज़ीरो इलास्टिक होता है। एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। ये सारी बातें जितनी भी हम करते हैं, ये सारी आपसे कॉन्सेप्चुअल ही हैं, सारी पूछी जा सकती हैं एमसीक्यूज। तो ये दोनों एक्सट्रीम केसेस हैं, यानी एक्सट्रीम मतलब एक ज़ीरो इलास्टिक है, एक इन्फिनिट इलास्टिक है। बाकी जो नॉर्मल सप्लाई कर्व होता है वो पॉजिटिवली स्लोप होता है। जैसे यहाँ पर आपके सामने ये तीनों सप्लाई कर्व नॉर्मल सप्लाई कर्व हैं जो पॉजिटिवली स्लोप्ड हैं और लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड है, लेकिन इनकी इलास्टिसिटी वेरी कर रही है। तो ये अकॉर्डिंगली आप बता सकते हैं। एक चीज़ और जहन में रख लें कि आखिरी बात वो ये कि ये फ़र्ज़ करें प्राइस है, ये सप्लाई है, और ये सप्लाई कर्व ये है, ये है, ये है, तीनों है। ये तीनों को आपने चेक करना है कि अगर ये तीनों ही इसमें से गुजर रहे हैं तो ये तीनों ही इक्वल इलास्टिक कहलाएंगे, तीनों ही इक्वल इलास्टिक कहलाएंगे। जो ओरिजिन में से पास करेगा वो इक्वल इलास्टिक, ठीक है। और फर्ज करें अब ये सप्लाई कर्व है, ये इधर से पास करता है, तो ये ग्रेटर देन 1 है। और अगर ये सप्लाई कर्व की बात हो रही, ठीक है ना जी। और अगर ये देखें ये सप्लाई कर्व है, वर्टिकल नहीं करना है, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड ही है। तो लेकिन इसको अगर एक्सटेंड करें, एक्सटेंड करके देखना है, मतलब करना नहीं है लेकिन ऐसे देख लेना है कि ये किधर को जाएगा। तो ये अगर एक्स एक्सिस इस एक्सिस को काट के जाएगा तो ये लेस इलास्टिक है। ये निशानियाँ याद रखनी है आप लोग। ठीक हो गया, यहाँ तक आज करते हैं। तो अब आ जाइए, बुक से बता दूँ आपको कि जी ये चीज़ें क्या हैं। तो बुक से मैं आपको बताता हूँ। तो जस्ट अ मिनट। ये बुक है जो मैंने आपको शेयर की, ये आपको नज़र आ रही है। ये बुक मैंने आपको दी थी जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, लेकिन इसकी समी ने करवाई तो है
फोटो स्टेट करके बेचारे ने उसको किया तो है, लेकिन अब इसको पढ़ लें आप लोग, थोड़ी थोड़ी सही लग रही मुझे। अब इसमें ज़रा आपके पास कागज़ पेंसिल तो होगा, ज़रा बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये है डेफिनेशन ऑफ मार्केट, ये मैंने अभी नहीं पढ़ाया, ये अभी टेंशन ना लें, ये मैंने पढ़ाना है, इसको छोड़ दें। 1.2 ये मैंने नहीं पढ़ाया। हाँ, यहाँ से आए द डिमांड कर्व, ये मैंने पढ़ा दिया है, ये आप ज़रा देखते जाएं कि ये पेज नंबर 34 था जो बुक के अंदर, और ये 35 से शुरू हो गया। डिमांड कर्व मैंने बता दिया, ये डिमांड की कंडीशंस मैंने पढ़ाई थी, आपको नज़र आ रहा है। लॉ ऑफ डिमांड मैंने पढ़ा दिया, देखते हैं, ये सारा पढ़ना है आपने। फिर ये डिमांड कर्व पढ़ाया, उसके बाद फिर मैंने आपको ये डिमांड कर्व बता दिया, उसके बाद एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन मैंने आपको समझाई, मार्केट डिमांड समझाया। फिर ये अजम्पशंस हैं, ये 2.3 जो हैं अजम्पशंस ऑफ द डिमांड हैं। इनमें सारे अजम्पशन नहीं हैं, ये साइज़ ऑफ द इनकम, प्राइस को छोड़ के बाकी सारे अजम्पशंस हैं, ठीक है ना जी। प्राइस ऑफ द गुड को छोड़ दें क्योंकि वो तो उसमें आ जाएगी, बाकी सारे अजम्पशन हैं। इनकम, प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट, टेस्ट, फैशन, एक्सपेक्टेशन, ये सारे क्या हैं, ये आपके कंडीशंस हैं। कंडीशन मींस व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डिमांड, ये पढ़ाया था आपको। फिर सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्स मैंने पढ़ाया था, उस ये क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी में पढ़ाया था। उसके बाद ये क्या है, ये फैशन वगैरह, ये सारा अजम्पशंस चल रही हैं। फिर शिफ्टिंग पढ़ाई थी आपको, ये चेंज इन डिमांड वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो शिफ्ट इन डिमांड कर्व मैंने नाम बताए थे सारे, ये शिफ्ट इन डिमांड कर्व का मतलब है चेंज इन डिमांड, ये आपने पढ़ा हुआ है। जो उससे ऊपर पढ़ा था वो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है, यानी लॉ ऑफ डिमांड है। तो सारी चीज़ें पढ़ाई हैं ये वाली। ये शिफ्टिंग बताई थी आपको। एक ही कर्व पे मूव करेंगे तो एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन बताया था। तो ये चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड के टॉपिक सारा पढ़ाया। आज ये यहाँ तक पढ़ाने के बाद मैंने सप्लाई कर्व पढ़ाया था आपको, सप्लाई किसे कहते हैं, और उस ये मैंने पहले यहाँ तक पढ़ाया था, सिर्फ यहाँ तक, यहाँ पर ला के मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद मैं अगले चैप्टर पे चला गया था। जैसे अब अगले चैप्टर पे आप आ जाएं, मैंने ये डिमांड यहाँ तक पढ़ाने के बाद अगले चैप्टर पे आया हूँ। ये है वो अगला चैप्टर, ये ये वाला चैप्टर, चैप्टर नंबर जो भी है, ये 5 है या जो भी है। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर देखें, मैंने डिमांड से रेलिवेंट आपको प्राइस इलास्टिसिटी ये पढ़ाई, ठीक है। ये फार्मूले सारे लिखे हुए हैं, ये इसने एग्जांपल सॉल्व किया, आप भी करें इसको, ये सारे एग्जांपलें सॉल्व करें। उसके बाद ये फिर पॉइंट इलास्टिसिटी मैंने समझाया आपको, आर्क इलास्टिसिटी समझाया, ठीक है। उसके बाद ये डिग्रीज हैं, प्राइस इलास्टिसिटी एंड स्लोप ऑफ डिमांड कर भी समझाया। दोनों में ज़रा लेक्चर देखेंगे नज़र आ जाएगा, ये सारा पढ़ाया हुआ है। ये वाला जो मेथड है इसे हमने कहा था ज्योमेट्रिक मेथड या ग्राफिक मेथड। ये वाली जो ग्राफ नज़र आ रहा है आपको, ठीक है ना, ये वाला, ये ज्योमेट्रिक, क्योंकि एक ही डिमांड कर पे अगर सारे आ जाएंगे तो ये ज्योमेट्रिक मेथड आता है। उसके बाद ये फिर ये स्पेशल वैल्यूज़ सारी, इन्फिनिटी फलाना, ये सारा समझाया। उसके बाद ये डिग्रीज़ हैं सारी, ये सारी समझाई। फिर है इम्पैक्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। इसमें ये कुछ लोग कह रहे थे जी आउटले मेथड नहीं मिल रहा, ये है जी 2.1 आउटले मेथड, जिसको रेवेन्यू मेथड भी कहते हैं, मैंने समझाया हुआ है। कहते थे आउटले मेथड नहीं मिल रहा जी, आउटले मेथड ये है 2.1, जिसको रेवेन्यू मेथड भी कहते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड भी कहते हैं। ये मैं पढ़ाया हुआ है, पढ़ेंगे तो फिर है ना, इसको यहीं से पढ़ें। ये सारा देखें, इसमें एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से समझाया हुआ है इसमें। ये आउटले मेथड चल रहा है अभी, आउटले मेथड यहाँ पे आके ख़त्म हो गया। फिर ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की इंफॉर्मेशन के यूजेस, यानी ये है इम्पोर्टेंस पढ़ाया था मैंने आपको, ये इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस आप पढ़ें, ये उसने एग्जांपल से समझाई। उसके बाद है इन्फ्लुएंस क्या है, ये फैक्टर्स पढ़ाए थे मैंने आपको, ये सारा पढ़ाया हुआ है। फैक्टर्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या इन्फ्लुएंसेस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये मैंने आपको पढ़ाया है ये सारा। यहाँ तक फिर ला के मैंने छोड़ा, यहाँ तक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ख़त्म हो गई, आगे सप्लाई शुरू हो रहा है बस। ये डिमांड का आधा हिस्सा उधर से किया, फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला यहाँ से किया, फिर वापस पिछले चैप्टर पे मैं चला गया था इस तरीके से।
जब पिछले चैप्टर पे वापस गए हैं तो ये देखें कहाँ तक आए थे, जहाँ डिमांड ख़त्म होकर सप्लाई शुरू हो रहा था। फिर मैंने सप्लाई को शुरू किया, आधा उधर से आधा उधर से। कैसे भला, ये देखें, ये मैं बताता हूँ आपको। यहाँ तक यहाँ तक मैंने करा दिया था डिमांड का। ये वाला सफ़र, ये पेज है 41 का हाफ। फिर मैंने सप्लाई लैदा से शुरू किया, फिर मैं इस चैप्टर पे आया दोबारा। जब मैं इस चैप्टर पे दोबारा आया तो मैंने सप्लाई कर्व समझाया, कॉन्सेप्ट समझाया, फिर सप्लाई कर्व, ये लाभ सप्लाई समझाया, सप्लाई कर्व आपके सामने। फिर ये फैक्टर्स कौन कौन से हैं सारे समझाए। इन फैक्टर्स के बाद शिफ्टिंग यानी चेंज इन सप्लाई वर्सेस, ये शिफ्ट ऑफ मार्केट सप्लाई का मतलब चेंज इन सप्लाई है, चेंज इन सप्लाई वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई जो हमने पढ़ा। फिर हमने ये शिफ्टिंग वगैरह सारी समझाई, याद करें। ये अभी मैंने इक्विलिब्रियम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस अभी नहीं पढ़ाया, ये अभी नहीं करना क्योंकि अभी इसका टाइम नहीं आया। यहाँ तक मैंने करवा दिया, यहाँ पर आके मैंने छोड़ दिया अभी। अब छोड़ने के बाद मैं फिर अगले चैप्टर पे चला गया हूँ क्योंकि ये अभी बात नहीं है। अभी ये वाला सारा भी रहता है, ये अभी करना है हमने, ये सारा हमने करना है अभी। फिर मैं अगले चैप्टर पे चला गया, अगले चैप्टर यानी इस चैप्टर पे, ये इलास्टिसिटी वाले। इसमें फिर हमने कहाँ तक किया था, ये डिमांड की इलास्टिसिटी तक किया था ना। अब हम सप्लाई की इलास्टिसिटी पे शुरू हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ से चौथा जो है पॉइंट, यहाँ से। आज मैंने आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आज समझाया, बल्कि आज ही किया ये किया है। ये मैंने आपको परफेक्टली इन इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, ये इन इलास्टिक और इलास्टिक, ये सारा आज समझाया है आप लोगों ने। उसके बाद मैंने आपको ये इन्फ्लुएंस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई अभी नहीं समझाया, ये मैंने 5वां कल पढ़ाना है आपको। लेकिन 5वें का 5 पॉइंट समझा दिया है, 5.1 रहता है, ये मैं कल समझाऊंगा। लेकिन 5.2 मैं समझा चुका हूँ, पढ़ के देख लें। यानी मोमेंट्री, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, ये मैं करा चुका हूँ। तो ये चीज़ें हैं जो आपको करवा दी। अब जो रह गई हैं इसके अंदर, एक 5.3 है, ये मैंने अभी आपको करवाना है, टेंशन ना लें। 5.1 रहता है, ये मैंने करवाना है, ठीक है जी। 5.3 पूरा पड़ा है, फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, पिछले चैप्टर में जो रह गया है वो रह गया है जनाब, मैं आपको भी बताता हूँ। उसमें रह गया जी ये आखिरी सेक्शन, ये वाला, ये आपके सामने एक रह गया। ये 4 पूरा सेक्शन रहता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस, ये पूरा रहता है, ये मैंने करवाना है अभी। और फिर वो जो मैंने अभी बताया उस चैप्टर में से जो चीज़ें रहती हैं। तो अभी ये दोनों चैप्टर्स को हम पढ़ रहे थे और इसमें अभी भी चीज़ें रहती हैं। अभी जब मैं कहूँगा ना जी सारा ख़त्म हो गया, फिर मुझे बताइएगा कि हाँ जी आपका ये रह गया, ये नहीं रह गया। अभी फ़िलहाल इसमें चीज़ें रहती हैं, जैसे अभी ये 4th वन रहता है, पूरा रहता है सेक्शन। इसके अलावा बाकी हो गया सारा इसमें से, इस चैप्टर में से, सवाए पहले के ये वाला, ये भी रहता है। 1 रहता है, 1.1 रहता है, 1.2 रहता है। लेकिन यहाँ यानी ये वाला सफ़ा रहता है 34 सफ़ा, 34 पेज रहता है इसमें से, ये एक सफ़ा रहता है। बाकी फिर ये 35 से यानी दूसरे सेक्शन से शुरू करके ये सारा पढ़ा दिया है, ये सारा पढ़ लिया है। और ये कहाँ तक पढ़ लिया जनाब, यहाँ तक पढ़ लिया। ये पेज नंबर 44 का से शुरू करना है, ये रहता है चौथा, यानी इसमें रहता है। यानी 4.1 रहता है, 4.2 रहता है, 4.3 रहता है, ये पढ़ना है अभी। 4.4 रहता है, ये अभी रहता है जनाब। और 5 भी रहता है, ठीक है, ये 5 भी रहता है अभी इसके अंदर, ये मैंने कराना है। अच्छा, अब आ जाए अगले चैप्टर पे। अगले चैप्टर ये शुरू हो गया इलास्टिसिटी वाला।
इसमें पहले डिमांड की इलास्टिसिटी चलती है, फिर सप्लाई की इलास्टिसिटी चलती है। तो मैंने इसी तरीके से किया है। इस भाई ने जो चैप्टर बनाए हुए हैं वो पहला जो चैप्टर, ये जो चैप्टर है ना, जो पिछला चैप्टर है, उसमें पहले डिमांड और सप्लाई पढ़ाया उसने, फिर अगले चैप्टर में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी सप्लाई पढ़ाया। तो मैंने ये किया कि डिमांड के साथ डिमांड की इलास्टिसिटी पढ़ा दी, सप्लाई के साथ सप्लाई की इलास्टिसिटी पढ़ा दी, ठीक है, ताकि आपको समझ आए। इसमें जनाब आपका जो रह गया है 5.1 रह गया है और 5.3 रह गया है बस इस चैप्टर के अंदर, यानी 5वें चैप्टर के अंदर आपका 2 चीज़ें रह गई बस। लेकिन जो चौथा चैप्टर है, चौथे चैप्टर के अंदर आपका 4 रह गया, 4.1, 4.2 और अभी मैंने बताया आपको 4.4 और 4.5 ये रह गया। अब आपने किसी किताब से नहीं पढ़ना, आपने इसी से ही पढ़ना है, इसी से ही पेपर बनता है, इसी यही सिलेबस के मुताबिक। लेकिन ये किताब उन्होंने फ़ोटोकॉपी उसको स्कैन करके भिजवाई है, कुछ थोड़ा सा पढ़ी भी जाती है, लेकिन अगर इसी की मिल जाए आपको, कहीं और भी आपको हार्ड कापी मिल जाए इसी बुक की, वहाँ से पढ़ लें। सॉफ्ट उस बेचारे ने मेहनत करके भिजवाई है, इसी से पढ़नी है बार। ये हैं सारी कहानियाँ जो आप लोगों के मसाइल थे कि जी हमें पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है दुनिया के अंदर, तो ये पता चल गया मेरा ख्याल अब आपको। अब हम थोड़ा सा आपके क्वेश्चन आंसर पे ऐसे 1-2 मिनट देख लें, फिर चलते हैं आगे। विच चैप्टर यू आर टीचिंग राइट नाउ फ्रॉम द बुक, ये मैं जवाब आप दे चुका हूँ आपको बुक के हवाले से। फिर है जी सल्फरिक एसिड भी, क्या भी मुझे नहीं पता, पूरा सवाल लिखो। एनिमल लेबर में आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा ना भाई, लेबर में सिर्फ इंसान आते हैं। 3 बातें बताई हैं, एक क्या कि मेंटल और फिजिकल एक्सरसाइज, ज़हनी और जिस्मानी काम, फिर ह्यूमन बीइंग इंसानों का, और वो अल्लाह के वास्ते ना करें, रिवॉर्ड के लिए करें, कोई उनको पैसा मिले तो वो मेहनत है, वरना नहीं है। इन्वेस्टमेंट भी कैपिटल, अभी इस पे बात नहीं करनी है हमने। अच्छा अभी आगे चलेंगे तो फिर करें। कैन यू प्रोवाइड सैम्पल ऑफ क्वेश्चन पेपर, वेबसाइट पे चेक करें सवेरा गफार, वेबसाइट पे MCQs टाइप आता है, वो आप वेबसाइट पे क्वेश्चन पेपर पढ़े हुए हैं प्रीवियस, वो वहाँ से देखें। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का डेली लाइफ में क्या में यूज़ किया है? डेली लाइफ में तो कोई नहीं, इकोनॉमिक्स की टर्म्स हैं, इनको समझना है हमने। सर अभी कांस्टेंट हो गया, क्या होगा पता नहीं, ये क्या है? फिक्स्ड बार होगा ना लाजमी, अगर नहीं होगा तो मालूम होगा वेरिएबल कौन सा? या तो वो लिखेगा कि फिक्स का लफ्ज़ लिखेगा या बार लगाएगा, फिक्स लिखेगा या बार लगाएगा, एक ही बात है। सर थोड़ा बड़ा लिखें, कुछ समझ नहीं आ रही, थोड़ा डार्क और बड़ा। चलो अगले कल हम बड़ा कर लेंगे इसको थोड़ा सा और मज़ीद। मार्केट में ड्रेस की शॉप भी फर्म है? भाई फर्म वो है जो एक हो, पहली बात। दूसरा वो अल्लाह के वास्ते काम ना करते हो, प्रॉफिट के लिए काम करता हो, 2 बात। तीसरी बात प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के डिसीजन वो कर सकता हो। मल्टीनेशनल कंपनी भी फर्म है, बिल्कुल। मल्टीनेशनल कंपनी अगर एक है, एक फर्म है वो, जैसे KFC है, एक है ना, और वो क्या है, प्रॉफिट के लिए काम करती है, डिस्ट्रीब्यूशन में भी आज़ाद है, जितनी मर्जी प्रोडक्शन दे, तो वो फर्म है। एक्टर्स जहाँ पर वर्क करते हैं वो इंडस्ट्री में करते हैं ना भाई। इकोनॉमिक्स की लफ्ज़ में इंडस्ट्री का जो टर्मिनोलॉजी है वो मैंने समझा दी। अब आम लोग इंडस्ट्री किसे कहते हैं मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है, मुझे तो इकोनॉमिक्स पढ़ानी है ना। अब आप कहते हैं इंडस्ट्री, तो मुझे तो नहीं पता, मैंने बता दिया कि एक से ज़्यादा फर्म्स होंगी और एक जैसी चीज़ें बना रही होंगी तो वो इंडस्ट्री है। अब आम लोग उसको इंडस्ट्री कहते हैं तो कहते रहें, मैं क्या कह सकता हूँ। सर प्लीज़ सप्लाई के टॉप के नोट्स भी सेंड कर दें। मैं कर देता हूँ वो नोट्स, लेकिन उसके बाद मेरी किताब आपके इतने काम नहीं आएगी, वो यही आएगी जो आपने पढ़नी है। अपने आप को इस तरफ लेके आओ, क्योंकि डिमांड सप्लाई और 1-2 चीज़ें और आपको मैं शेयर कर दूंगा अपनी बुक में से, बाकी नहीं है मेरे पास, वो इसी किताब से पढ़ना है। ऑनलाइन लेक्चर में कुछ समझ नहीं आता, प्लीज़ इस रिक्वेस्ट फिजिकल क्लासेस, मेरे बस से बाहर है जी। सर सीमा की MCQs प्रैक्टिस बुक जो आपने पहले भेजी थी उसमें आंसर कहाँ मिलेंगे, मुश्किल हो रही है, प्लीज़ वो भी कल बता दूंगा मैं।
ऐड मी ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। शॉर्ट रन लॉन्ग रन दोबारा बताएं, मैंने 2-3 दफ़ा बताया आपको। अच्छा फिर है जी यही ये सर ये बुक, हाँ जी ये बुक। अस्सलाम वालेकुम सर, हम न्यू स्टूडेंट्स, इस माय फर्स्ट लेक्चर अबाउट पेपर पैटर्न बुक नेम। बुक अभी सीआर साहब ने बता दी। सीआर साहब दोबारा से नंबर लिख दें और इस भाई को भी ऐड करें, राणा साहब को। टुमारो फिजिकल क्लास स्टार्ट होगी कि नहीं? नहीं। बुक नेम सर वो बुक आपको शेयर कर देते हैं सीआर साहब। बुक हार्ड फॉर्म में मिल रही है तो ले लो भाई, पीडीएफ में भेज दें, ये सीआर साहब आपको भेजेंगे अपना, या वो जुनैरा भेजेंगी जीआर साहब। सर बुक कैसा है मिलेगी शॉर्ट में? सीआर जीआर भेजेंगे। कमोडिटी किसे कहते हैं? कमोडिटी कहते हैं भाई गुड्स एंड सर्विसेज को। इंस्टीट्यूट कल खुलेगा, मुझे क्या पता, इंस्टीट्यूट वालों से पूछो। आगे क्या है जी, अगर हमारे घर में कोई काम, हमारा माँ और या सिस्टर, तो वो क्या वो भी लेबर है? नहीं। माँ से कपड़े इस्त्री करने के पैसे तो नहीं लेती है, रोटी पकाने के, ये जी ये अम्मा जी ये 10 रुपये पकड़े एक रोटी बना दें, तो वो अगर 10 रुपये लेकर रोटी बना रही है तो फिर लेबर कर रही हैं और वो लेबरर कहलाएंगी। अगर आपके कपड़े वो पैसे लेके धोती हैं अम्मा जी या बहन आपकी, तो फिर वो पैसे ले रही हैं तो वो फिर लेबर में आएंगी। लेकिन अगर वो आपकी मोहब्बत में, प्यार में आपको सारी चीज़ें करके दे रही हैं, तो दो कंडीशन पूरी हो रही हैं कि एक इंसान है और ज़हनी जिस्मानी काम कर रही हैं लेकिन मटेरियल रिवॉर्ड नहीं ले रही हैं, तो वो लेबर में नहीं आएगा। वो हम इकोनॉमिक्स में उसे फिर लेबर नहीं कहेंगे। लेकिन अगर वो पैसे ले लेती हैं तो फिर लेबर में आ जाएंगी। उस्मान गनी कहते हैं जी सप्लाई के खुद नोट्स बना देंगे हमें, इस तरह डिमांड। वो मैं भेज दूंगा सप्लाई के नोट्स, डोंट वरी। आज भेजता हूँ आके, मैं तो जब अब तो टाइम ज़्यादा हो गया, मैं जाना है। सर काइंडली नोट्स भेज। अच्छा जी उस्मान साहब भेज देंगे जनाब। ठीक हो गया। और कोई चीज़ रह गई? तलहा ने अपना नंबर शेयर कर दिया है ऊपर, इसी के अंदर लिखा है उसने, वो आप लोग उससे रब्ता कर लें जो भी आगे बाकी मसाइल हैं। और अब हम इसको वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।